स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और नेमरा सुंडा बुक सीरीज़ के लेक्चर में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में, जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर में एग्रोनॉमी चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको मौसम विज्ञान, वायुमंडल और उसके प्रकार के बारे में बताया था। उसी के क्रम में आगे हम डिस्कस करेंगे सौर विकिरण के बारे में, यानी कि सोलर रेडिएशन के बारे में। तो पहला बिंदु लिखा है कि सूर्य से विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। यानी कि जो सूर्य से जो रेडिएशन आते हैं, किसके रूप में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, यानी कि जिनको बोला जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती हैं पृथ्वी की सतह पर, जो क्वांटा या फोटोन कहलाती हैं। अगला बिंदु क्या है? सौर स्थिरांक, यानी कि सोलर कांस्टेंट। सौर स्थिरांक क्या है? तो सूर्य से वायुमंडल में लगातार 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में 1 मिनट में आने वाली विकिरणों को सौर स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। उसके बाद अगला बिंदु क्या है? एल्बिडो। एल्बिडो का पहला बिंदु क्या है? यह पृथ्वी की सतह पर कुल आने वाली व सूर्य से आने वाली की विकिरणों एवं सतह पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर वापस जाने वाली विकिरणों का अनुपात होता है, जो प्रतिशत में मापा जाता है। यानी कि एल्बिडो क्या है? जो मतलब कि सूर्य से पृथ्वी की सतह पर किरणें आती हैं और फिर उनके बाद परावर्तित हो जाती हैं। तो आपतित और परावर्तित का जो विकिरणों का क्या अनुपात होता है, ठीक है, यही एल्बिडो कहलाता है, जिसको प्रतिशत में मापा जाता है। सर्वाधिक एल्बिडो या परावर्तन 75 से 95% बर्फ का होता है। उसके बाद फसल या मृदा की सतह का एल्बिडो 23 से 30% तक होता है, जबकि जल की सतह का एल्बिडो 3 से 10% ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्फ़ का होता है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी कि PAR। पी से फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो सूर्य की किरणें जो प्रकाश संश्लेषण में काम आती हैं, वह इनका तरंगदैर्घ्य, यानी कि इसका वेवलेंथ कितनी होती है? 0.5 से 0.4 से लेकर के 0.70 माइक्रोन होती है। इनको क्वांटम सेंसर यंत्र से ज्ञात किया जाता है इस वेवलेंथ को, एवं इसकी इकाई आइंस्टीन होती है। ठीक है, क्या होती है? आइंस्टीन होती है। उसके बाद अगला बिंदु क्या है? वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? एक बार कितने के बराबर होता है? 0.98 ATM बराबर होता है। ठीक है, किसके? 1013 MB, ठीक है, मेगाबार। फिर उसके बाद वो किसके बराबर? 10⁶ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार बराबर होता है 1023 सेंटीमीटर वाटर कॉलम, बराबर होता है 76.39 सेंटीमीटर HG, यानी कि पारा। उसके बाद 1 ATM 1036 सेंटीमीटर वाटर कॉलम के बराबर होता है। वहीं पर एक बार 0.1 MPa मेगा पास्कल के बराबर होता है। ये सब बार की यूनिट है। पास्कल, ATM, ठीक है, ये सब क्या हैं? बार, पास्कल, ATM, ये सब क्या है? एक इसकी किसकी है? प्रेशर की यूनिट है, दाब की यूनिट है। तापमान व ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, तो वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा? कमी आएगी। उसके बाद अगला बिंदु क्या है? रेनफॉल, यानी कि वर्षा। तो एक दिन यानी कि 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो उसे उस दिन को वर्षा का दिन कहते हैं। यानी कि यदि 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से वर्षा कम होती है, तो उसे वर्षा का दिन नहीं कहेंगे। ठीक है। वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 से लेकर के 4 mm तक होता है, एक एवरेज डाटा है। ठीक है, वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 से लेकर के 4 mm तक होता है। और फुहार, यानी कि मिस्ट बूंदों का आकार कितना होता है? 0.5 mm से लेकर के से कम होता है, यानी कि 50 से 150 माइक्रोन होता है। ठीक, इनकी 0.5 मिलीमीटर से कम होता है। उसके बाद ओस की अगर बात करें, तो पानी का बूंदों के रूप में ठंडी सतह पर एकत्रित होना ओस होता है। वातावरण में धुंध एवं कोहरे हेतु 75% से अधिक नमी का होना आवश्यक है। यानी कि जब वातावरण में 75% से अधिक नमी होगी, तभी धुंध और कोहरा पड़ेगा। सीरस या केशपुंज या
तीतर पंखी बादल, ठीक है, तो वर्षा रहित व अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला बिंदु क्या है, लगातार वर्षा देने वाले बादल कौन होते हैं, निम्बो स्ट्रेटस कहलाते हैं, निम्बो स्ट्रेटस कहलाते हैं। आगे क्या लिखा है कि भारी वर्षा तूफान ओलावृष्टि देने वाले बादल कुमुलोनिम्स, ठीक है, कुमुलोनिम्स कहलाते हैं, कुमुलोनिम्स, यानी कि जो ओलावृष्टि यानी कि जब ओला गिरने लगते हैं तो उन बादलों को कहते हैं कुमुलोनिम्स। उसके बाद बादलों की मात्रा नापने की इकाई या मापने की इकाई क्या होती है, ऑक्टा होती है। विश्व में औसत वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 1190 मिलीमीटर है। राजस्थान की यदि वार्षिक वर्षा की बात करें, एवरेज मीन रेनफॉल, तो 775 मिलीमीटर व पश्चिमी राजस्थान की 150 मिलीमीटर है। कृत्रिम वर्षा क्या होती है, आर्टिफिशियल रेन, तो वर्षा के दिनों में बादलों में नमी कम रहने से संघनन नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए कृत्रिम रूप से सोडियम क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड की सीडिंग को बादलों में छोड़ा जाता है, जिससे संघनन की क्रिया होकर वर्षा कराती है, जो कृत्रिम वर्षा कहलाती है, यानी कि इसमें बेसिकली ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। गर्म बादलों के निर्माण के लिए NaCl या साधारण नमक, ठंडे बादलों के लिए AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ ठोस CO2 काम में लेते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है, देखिए, तो वातावरण में SO2 एवं NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से वर्षा के पानी के साथ क्रिया कर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे वर्षा के पानी का pH 4.4 से क्या होता है, कम हो जाता है, तो फिर अम्लीय वर्षा से कहते हैं। अगला बिंदु क्या है, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, तो यह भौतिक घटना है जिसमें समुद्र व भूमि से पानी वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है, एक फिजिकल फिनोमिना है। और इसका मापक यंत्र क्या होता है, USWB क्लास A खुला पान इवेपोमीटर। उसके बाद उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन, तो यह एक जैविक घटना है, जबकि आपने देखा इवेपोरेशन क्या है, एक मतलब कि फिजिकल फिनोमिना है। उत्सर्जन क्या है, एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें वनस्पति के ऊपरी भागों मुख्यतः पत्तियों के रंध्रों से पानी वाष्प में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है, बेसिकली स्टोमेटा के द्वारा होता है। मापन यंत्र क्या है, पोटोमीटर। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन के बात करें, इवापो ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, तो यह जैव भौतिक घटना है, यानी कि बायो फिजिकल मतलब कि फिनोमिना है, जिसमें वनस्पति एवं भूमि से पानी वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। इसका मापक यंत्र क्या है, लाइसीमीटर या ईरोमीटर। अब देखेंगे थोड़ा मानसून के बारे में देख लेते हैं। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, ऋतु परिवर्तन। इससे पहले भी मैंने एक अलग श्रृंखला इसकी बनाई है, किन किन शब्दों से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो मानसून क्या एक अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, ऋतु परिवर्तन। तो भारत में मानसून दो प्रकार के प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, और ठीक है, उसके बाद आपका है उत्तरी पूर्वी मानसून। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो भारत में 75% से अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, इसलिए इसको वृहद वर्षाकालीन या गर्मियों का मानसून भी कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में 1 जून को केरल के तट पर प्रवेश करता है तथा 15 जुलाई तक देश के सभी भागों में लगभग वर्षा कर देता है। राजस्थान में यह मानसून अरब सागरीय शाखा के द्वारा राज्य के दक्षिणी भाग से प्रवेश करता है, बांसवाड़ा से। इस मानसून की देश की सबसे पहले वापसी पश्चिमी राजस्थान 1 से 15 सितंबर से होती है तथा 15 अक्टूबर तक पूरे देश में वापस चला जाता है। उसके बाद इस मानसून से तमिलनाडु के पूर्वी घाट को छोड़कर समस्त भारत में वर्षा होती है, केवल तमिलनाडु का पूर्वी घाट, वहाँ पर वर्षा नहीं होती दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। इसका उद्गम क्या है, हिंद महासागर। ये कहाँ से उठता है अगर पूछा जाए तो हिंद महासागर, ठीक है। यह 2 शाखाओं में विभाजित है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर की शाखा से 80% वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी शाखा से 20%, ठीक है। लेकिन ये उसका उद्गम क्या है, हिंद महासागर। दूसरा क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इसको पूर्ववर्ती मानसून या रिट्रीटिंग मानसून या सर्दियों का मानसून भी कहते हैं। यह देश में लगभग 15 अक्टूबर से 15 सितंबर तक सक्रिय रहता है। यह देश के दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, केरला वगैरह में भारी वर्षा होती है।
पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, वेस्टर्न डिप्रेशन या एब्रिएशन। तो उत्तर एवं मध्य भारत में जनवरी फरवरी में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों चक्रवात के कारण होती है एवं इस वर्षा को, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो यह देश में 15 सितंबर से 15 अप्रैल तक सक्रिय रहता है। यह चक्रवात पश्चिमी के खाड़ी देशों से उठकर पूर्व की ओर चला जाता है तथा रास्तों में फारस की खाड़ी की नमी सोख कर हिमालय पर्वत से टकराकर तलहटी भागों एवं देश के उत्तरी भागों में वर्षा करता है। यह वर्षा रबी फसलों मुख्यतः गेहूं, चना और सरसों के लिए उपयुक्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ की मौसम का पूर्व अनुमान कैसे लगाते हैं, ये उसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए नाउ कास्टिंग यानी कि एक दिन की अवधि के लिए, कुछ घंटों के लिए, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान 1-2 दिन की अवधि के लिए, मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिन की अवधि के लिए, दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान 10 दिन से अधिक अवधि के लिए और लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, ठीक है, तो दिन में 2 बार ये जारी की जाती तथा 36 घंटे के लिए मान्य होती है। ठीक है, एसआरएफ में क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। अगले कुछ घंटों में आने वाली आंधी, तूफान, चक्रवात एवं वर्षा की सूचना लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी कि नेशनल रीट्रेनिंग, ठीक है, NRC MRWF नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान LRF का प्रयोग मानसून की भविष्यवाणी करने एवं फसल पद्धति क्रॉपिंग पैटर्न का चुनाव करने में किया जाता है, यानी कि मौसम के अनुसार हम किस फसल को बोएं, इसमें ये हेल्प करता है तथा यह एक वर्ष में 3 बार किया जाता है। उसके बाद अलीनो, EI नैनो, ठीक है, अल नीनो, ठीक है, अल नीनो। अब पेरू के तट पर दिसंबर माह में गर्म समुद्री धाराएं प्रवाहित होने के कारण इस प्रभाव से भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है तथा भारत में औसत वर्षा कम होती है एवं सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अल नीनो प्रभाव भारतीय मानसून के लिए क्या है, हानिकारक है। ला नीनो क्या है, ठीक है, तो यह प्रभाव अल नीनो का विपरीत है तथा अच्छे मानसून का संकेत है। दिसंबर माह में पेरू यानी दक्षिण अमेरिका के तट पर ठंडी धाराएं प्रवाहित होने पर भारतीय मानसून गर्मियों में भारत में अच्छी वर्षा करता है। यह मानसून पर लाभदायक प्रभाव तथा ला नीनो कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों बढ़ने से पृथ्वी के समीप वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। इसमें गैसें कौन कौन सी, CO2 की कितनी मात्रा 76% वनों की कटाई से हो गई है, मीथेन की मात्रा 16% धान के खेतों से, NO2 की मात्रा 6% वाहनों के औद्योगिकरण से और विनाइट्रीकरण से, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कितनी 2% है, ये फ्रिज से और AC से निकलती है। इसके अलावा जलवाष्प, बादल एवं ओजोन भी ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार अवयव हैं, कॉम्पोनेंट है। नॉन न्यू हाउस यानी कि नॉन ग्रीन हाउस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर्गन, ये भी सब क्या हैं, कंपोनेंट हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो बेसिक इसकी, ठीक है, मानसून क्या है, ठीक है, जो जो आपके दो मतलब कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, तो इनके बारे में डिस्कस किया और उसके बाद जो छोटे छोटे पॉइंट थे मौसम का पूर्वानुमान, इन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।